इलेक्शन इस्लाहत पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कंवर दिलशाद साहब ने कि डिजिटल मरदमशुमारी आगे जाके डेंट डालेगी। इलेक्शन डेट जो है वो आगे भी हो सकती है, यानी इलेक्शन की तारीख जिस पर सारी सियासी जमातों को अपने अपने लिहाज से कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में पीडीएम है वो भी ये कह रही है कि 11-12 अगस्त है जी, इसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर इलेक्शन अपने टाइम पर होगा। नहीं होगा तो फिर कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि जो सिटिंग सेटअप है दो सूबों में, जो निगरान सेटअप है उस पर अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया। उसकी बहुत ज़्यादा सियासी वजूहत है, लेकिन ये एक टेक्निकल रीज़न हो जाएगी डिजिटल मरदमशुमारी वाली। इस पर भी बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान वाले मामले पर भी बात करके देखते हैं। पहले सर ज़रा साबिर शाह साहब, काफ़ी डिटेल कंवर दिलशाद साहब ने हमें बताया है, और डिजिटल मरदमशुमारी वाले मामले पर तो वाकई में एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर नहीं होता तो फिर आप समझेंगे इलेक्शन डिले होने की बड़ी वजह तो एक टेक्निकल रीज़न हो जाएगी। जी, मैं बदकिस्मती से कंवर दिलशाद साहब को सुन नहीं सका। उनकी जो एक्सपर्ट राय है, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा मोतबर राय है, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जितनी बात आपने की वो ठीक कह रहे हैं, इससे इलेक्शन डिले हो सकता है। दूसरी बात ये है कि तैयारी नज़र भी नहीं आ रही, नीयतों में भी फतूर है। और दो सूबों में जैसे आपने कहा इलेक्शन नहीं हुए हुए, पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और फौज के साथ इसकी कैप्टुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इनका जिक्र नहीं करेंगे तो बहुत बददियानती होगी, मैं समझता हूँ। साबिर साहब, पुरानी हल्का बंदियाँ 5 अगस्त 2022 वाली हल्का बंदियाँ, फिर वही बात के एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले ही पहले तो मरदमशुमारी पर थे, फिर हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर ये दोबारा सर उठाएगा, फिर मुतनाज़ होगा इलेक्शन। तो देखिए, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात है वो पुराने हैं, एड्रेस भी नहीं हुए और काफ़ी हद तक ठीक हैं। जो आबादी है कराची की बताते हैं, मेरे नज़दीक वो लाहौर की आबादी होगी इस वक्त, क्योंकि आप सिर्फ सिटी के जो आउटस्कर्ट्स हैं उन्हें नहीं ना गिन रहे आप। तो शहर तो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। और जिस तरह का हमारा मुल्क है, यहाँ पे जिस तरह की हमारी वर्क फोर्स है जो कैलकुलेशन करती है, मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन ठीक हुई नहीं होगी। इन्हें कोई ना कोई नया मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर कुछ ना हुआ, अभी 4 महीने बाकी है। देखिए, 11-12 नवंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं, अभी तो महीना पड़ा है असेंबलीज के डिसॉल्व होने में। तो अगर नियत हो तो आप पुरानी हल्का बंदियों पर भी करवा सकते हैं, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि सर करवा तो सकते हैं, लेकिन सियासी जमातों को तो मुश्किलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं पहले से हैं। फिर वो वही कह रहा हूँ, फिर मुतनाज़ होगा, फिर उस पर बहस निकलेगी और फिर हम देखते हैं पहले कभी आरटीएस और कभी कुछ और कभी कुछ, तो कभी धुंध। तो पहले ये मामलात बहुत हैं पाकिस्तान में तो। जी जी, ये आरटीएस और धुंध इस तरह के फिर मामला हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 1970 के बाद यहाँ कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। आई मीन वी शुड कॉल दिस स्पेड अ स्पेड। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 70% भी इलेक्शन फेयर करवा दिए जाएं तो इस मुल्क के कुछ मसाइल का हल निकल आएगा। अगरचे बहुत सारे चेहरे वही होंगे, दिल और दिमाग वही होंगे, हरकत और करतूतें वही होंगी, अकाउंटेबिलिटी सर्कस उसी तरह जारी रहेगा, अदालतें इस तरह ही मसले से काम लेंगी, इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह सियासी मामलों में दखल देती रहेगी, सियासतदान इसी तरह करप्शन करते रहेंगे और महंगे वकील करके बचते रहेंगे। ये मसाइल तो हैं, अवाम तक कुछ नहीं पहुंचेगा, अवाम तहजीब और तमीर की तरफ नहीं जाएगी। ये सारे मसाइल अपनी जगह है। लिटरेसी और हेल्थ को कुछ नहीं मिलेगा, एजुकेशन को कोई फंड नहीं मिलेंगे, डेट सर्विसिंग बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी जो है वो अचानक तेल नहीं निकल आएगा कहीं से जिस तरह सर सऊदी इकोनॉमी अरब में में तो कुछ निकला। अच्छी खबरें आ रही हैं। $2 अरब तो सऊदी अरब से आ गए, $3.5 अरब की बातचीत चल रही है, फिर चाइना हो गया, दीगर ममालिक हो गए, उनसे चल रही है। इकोनॉमी के लिए तो बेहतर खबरें आ रही हैं। आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पेशावर में तकरीब में कह दिया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ा मुश्किल था IMF के पास जाना और इससे हमें बाहर आना होगा। यानी मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि IMF के मुआहदों से बाहर आना होगा। जी हाँ, उन्होंने जहन बना दिया सबने मिलके हमारा। और बदकिस्मती की इंतहा देखें कि कहीं से कर्जा आ रहा हो तो हम खुशियां मना रहे हो, हालांकि वो कर्जा वापस भी करना होता है। हमें सबसर्वियंट रहना पड़ता है। IMF हमारे सियासी मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया उसने। दूसरी ताकतें जो हैं वो अपनी आंखें दिखाती हैं हमें। तो अब अगर इकोनॉमी का यही इसी को इकोनॉमी कहते हैं कि कहीं से कर्जा आएगा, ब्रीदर मिलेगा, सांस मिलेगा, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया जाएगा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो दलदल में धंसते जा रहे हैं और इसी को अच्छी खबर समझ रहे हैं कि कहीं से भीख आ जाए, कर्जा आ जाए,
चलिए तनख्वाहें दे दें, चलिए अपनी अय्याशियों के लिए खर्चा कर लें, करप्शन के लिए थोड़ा माल बच जाएगा। तो अगर इसी को इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट कहते हैं तो आई हैव नॉट रेड इकोनॉमिक्स एट ऑल। साबिर साहब, इस पर ही थोड़ा सा कमेंट आपका भी, मौलाना साहब वाले मामला पे, क्या इस वक्त इलेक्शन के हवाले से ही मामला चल रहा है या फिर कोई सीरियस बात भी है इसमें? देखिए कमर दिलशाद साहब ने जो बात कही है, मामला ऐसे ही है। वो अपने तजुर्बे से भी बात कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज से भी बात कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज से भी बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल नॉलेज से भी बात कर रहे हैं। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ यही है कि जहां 2-3 प्रेशर ग्रुप हो, 2 कम से कम किंग्स पार्टीज हो, तो इलेक्टेबल के जीतने का बहुत चांस हो 20 से 25, वहां मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किलात में आएंगे, क्योंकि सबकी नजरें टॉप सीट्स पर हैं। अगर मौलाना कहें कि मुझे प्रेसिडेंट बना दें तो फिर बहुत ही फंसे हुए होंगे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के इनको प्रेसिडेंट बना दें। तो सिचुएशन जो है किसी के हक में नहीं है, मैं आपको बताऊं इस वक्त। ओके।